time period is 2 pi root L by A. L here, this L stands for length of the pendulum. Okay, length. L stands for length and G stands for acceleration due to gravity. Okay, T is the time period of the pendulum. Okay, and as I said, this 2 pi, this is a constant term. So अगर 2 pi को आप हटा दो तो proportionality की sign आ जाती है. And time period is directly proportional to root L by A. Further, you should also know that when I write time period is directly proportional to root L by A, मतलब time period जो है वो लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है, और टाइम पीरियड जो है वो ग्रेविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू gravity. Okay, so let us see the numericals. The first numerical, just to read the question once. What do you mean by oscillation? Oscillation means one complete to and fro motion of a pendulum. Okay, वन कंप्लीट टू एंड फोर मोशन, मतलब एक पेंडुलम लेफ्ट स्विंग जाता है, फिर राइट स्विंग जाता है, फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आता है. इस इसको पूरा करने में दिस टोटल टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज वन टाइम पीरियड, जितना पेंडुलम को लगता है. ओके, जैसे दिस इज अ रिजिड सपोर्ट एंड यू हैव अ पेंडुलम हियर, तो एक बार यहाँ जाके फिर यहाँ जाके वापस इनिशियल पोजीशन में आना, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वन ऑसिलेशन, और इसमें जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं वन टाइम पीरियड. ठीक है, नाउ न्यूमेरिकल्स. द सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट. ओके, 40 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट. सो 40 ऑसिलेशंस होते हैं 1 मिनट में. ठीक है, 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स. सो 40 ऑसिलेशंस होते हैं 60 सेकेंड्स में. ओके, नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हुए. सो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिखना जरूरी है. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड. ठीक है, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड. ठीक है, तो 40 ऑसिलेशंस हो रहे हैं 60 सेकेंड्स में, तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे? 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 40 इक्वल्स x इंटू 60. सो 40 अपॉन 60 इज x. करेक्ट. सो व्हाट इज x? x इज 2 अपॉन 3. ठीक है, दैट इज 0.6666 होता है, तो इसको 0.7 लिख सकते हो. ओके, और ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज. यू कैन राइट हर्ट्ज ऑल्सो. ठीक है, या फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड. सो दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड्स. सो सेकेंड्स को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो वो बनेगा सेकेंड्स इनवर्स. तो फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट सेकेंड्स इनवर्स भी होता है. ओके, आप सेकेंड्स इनवर्स लिख लो या आप हर्ट्ज लिख लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो योर आंसर हियर इज 0.67. ओके, फिर उन्होंने पूछा है टाइम पीरियड बताओ सेकेंड पार्ट में. ठीक है, सो टाइम पीरियड तो होता ही है फ्रीक्वेंसी का उल्टा. या तो ऐसा लिखो, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. सो जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसको यहाँ लिखो. अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये वाली मत ले लेना, पॉइंट है ना, डेसिमल है ना. जो नॉर्मल वैल्यू है वो लो, दैट इज 2/3. तो यहाँ लिखो 2/3. ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 3/2. सो टाइम पीरियड क्या मिला? 1.5 सेकेंड्स. दिस इज योर आंसर. ओके, so our first question is done. Any doubts here?
ठीक है, let's come to the second question. The time period of a simple pendulum is 2 seconds. What is its frequency? What is its frequency? The time period is 1 upon frequency. Yeah, I can say frequency is 1 upon time period. So क्या होगा frequency? अगर time period 2 seconds है तो frequency क्या होगा? 0.5. सिंपल. ठीक है. और ये स्पेशल आपको पता है, जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है, जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है, उस पेंडुलम का एक स्पेशल नाम होता है, विच इज कॉल्ड एज सेकेंड्स पेंडुलम. ठीक है, यू हैव डन दिस इन योर थियोरी. सो बस, दैट इज इट. इतना ही समय है. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर, पेंडुलम वाले क्वेश्चन है ना. सुनो एक मिनट, मैं ना क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये सब पेंडुलम वाले क्वेश्चन है. सेम सेम क्वेश्चन है, एक साथ करोगे तो बेटर रहेगा. ओके, समझते हो ना? सी दिस इज अ पेंडुलम लाइक दिस. ये हो गया एक हमारा पेंडुलम. ओके. और सेकेंड्स पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है. टाइम पीरियड 2 सेकेंड का मतलब क्या है कि पेंडुलम को इधर जाके इधर आने में 2 सेकेंड लगे. ठीक है. अब एथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एथ क्वेश्चन कह रहा है, इट टेक्स 0.2 सेकेंड्स फॉर अ पेंडुलम टू मूव फ्रॉम द मीन पोजिशन टू वन एंड. ठीक है. मतलब जो पेंडुलम है, ठीक है, ये उसका मीन पोजीशन होता है, बीच वाला. ठीक है. मीन पोजीशन से एक एंड में जाने के लिए, ठीक है, ये हो गया समझो पेंडुलम का एक एंड. करेक्ट. जो पेंडुलम है वो स्विंग होके इस एक एंड पे जा रहा है. ठीक है. सो इस वन एंड पे आने के लिए पेंडुलम को कितना टाइम लग रहा है? 0.2 सेकेंड्स. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में. तो मतलब यहाँ से वापस यहाँ तक आने के लिए फिर से 0.2 सेकेंड्स लगेगा. एम आई राइट? ठीक है. तो यहाँ से वापस यहाँ आने में 0.2 सेकेंड्स. फिर इधर से इधर जाने में भी 0.2 सेकेंड्स. करेक्ट. और फिर यहाँ से वापस आने में भी 0.2 सेकेंड्स. करेक्ट. तो टोटल कितना टाइम हो गया? टोटल कितना टाइम हो गया? 0.2 इंटू 4 हो गया, दैट इज 0.8. करेक्ट. बस यही आपका टाइम पीरियड हो गया. टाइम पीरियड का मतलब ही है कि कितना टाइम लगेगा टोटल एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में. ठीक है. ये आपका एथ सम था, इसमें कुछ खास वर्किंग है नहीं एथ सम में. डायग्राम बना देना जरूर. ये एथ सम के लिए ऐसा सेम सेम डायग्राम बना देना, इसको कॉपी कर लेना. सो अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जामिनर के लिए, टीचर के लिए इजी हो जाएगा कि आपने क्या सोचा है अपने दिमाग में. ओके. नाइन्थ सम, हाउ मच डज द बॉब ऑफ अ सेकंड पेंडुलम take to move from one extreme to another extreme. ठीक है. मतलब नाउ अगेन सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टू द पेंडुलम. वो कह रहा है कि ये जो बॉब है सिंपल पेंडुलम का, इसको एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है? व्हाट हैपेंड? किसी का मैसेज आया है. सुविद, मे बी यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ इट. I will share this recording also in the group. That is why I started the recording. ये एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएगी. ठीक है. सो हाउ मच टाइम डज इट टेक वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम? एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम्स का मतलब है कि जो बॉब है ये इधर से इधर आएगा. ठीक है. ये एक एक्सट्रीम हुआ, ये हुआ उसका दूसरा एक्सट्रीम. ओके. सो यहाँ से तो मतलब दिस इज वन एक्सट्रीम एंड दिस इज अनदर एक्सट्रीम.
सो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है वो पूछ रहे हैं। ओके, और सेकेंड्स पेंडुलम, अब अगर आप सेकेंड्स पेंडुलम की बात करो तो हमें पता है दैट सेकेंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स है। टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होने का मतलब क्या है कि उसका टोटल टाइम उस बॉब को यहाँ से यहाँ जाने में, फिर इधर से इधर जाने में, और यहाँ से वापस यहाँ आने में, ये टोटल टाइम 2 सेकेंड्स लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो यहाँ से यहाँ जाने में, देन इधर से इधर, देन इधर से इधर, एंड देन इधर से इधर, ये उसका पूरा प्रोसेस हुआ। करेक्ट। तो अगर मैं इस 2 सेकेंड्स को 4 पार्ट्स में, 2 सेकेंड्स 2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो हर एक पार्ट में 0.5 सेकेंड्स लग रहे हैं। करेक्ट। 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, है ना। तो इसका मतलब अब बताओ, इस वन एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जाने के लिए, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है पेंडुलम को, इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगा पेंडुलम को। सो यू राइट द स्टेटमेंट and draw the diagram also. Time taken to go from one extreme to another extreme is 0.5 into 2, 1 second. Okay. Chalo. Now let's do the question number 3. Question number 3. Okay. A second pendulum is taken to a place where acceleration due to gravity falls to 1/4. मतलब जो नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इट फॉल्स टू 1/4, मतलब वो डिवाइड बाय 4 हो गई। ठीक है। हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड इफ एट ऑल। ठीक है। गिव रीजन व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, रूट एल बाय ए। करेक्ट। एल इज द लेंथ एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो टाइम पीरियड ग्रेविटी का रिलेशन क्या है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मैं सिर्फ वही पार्ट लिखता हूँ। ओके। सो लेंथ, यहाँ पे लेंथ के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो अज्यूम, तो लेंथ को हटा दो, लेंथ वाले पार्ट को हटा दो। जस्ट कंपेयर टाइम पीरियड एंड ग्रेविटी। सो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। करेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी। ओके। सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, लेट्स से इसको मैं T1 नाम देता हूँ। मुझे टाइम पीरियड क्या है, 1/√g है। ठीक है। अब नया टाइम पीरियड क्या होने वाला है, चेंजेस क्या बोला है कि जो ग्रेविटी है वो √g/4 हो गई है। ठीक है। सी देखो, ये आपका ओरिजिनल स्टेट था। ओरिजिनली टाइम पीरियड क्या था, ओरिजिनली टाइम पीरियड था 1/√g। ठीक है। अब नया टाइम पीरियड T2 क्या बोला है कि g की जगह पे आप g को रिप्लेस कर दो g/4 से। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये g/4 है और ये रूट के अंदर है, मतलब √g/4 है, तो ये 4 का तो स्क्वायर रूट हो सकता है ना।
4 का अगर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में 4 है, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ये 4 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो आपको मिलेगा 1/2 √g। करेक्ट, डिनोमिनेटर में 2 था, 4 था, वो 2 बन गया बाहर आके। करेक्ट। अब ये जो 1/2 है ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2। करेक्ट। तो ये क्या बच जाएगा, 2/√g। करेक्ट। मतलब जो टाइम पीरियड पहले था 1/√g, दैट टाइम पीरियड हैज नाउ बिकम 2/√g। डू यू एग्री? ठीक है, पहले 1/√g था, अब बन गया 2/√g। मतलब जो आपका टाइम पीरियड है वो डबल हो गया ना। समझ रहा है? जो टाइम पीरियड था वो डबल हो गया। तो नया टाइम पीरियड मिला आपको T2। G/4 डालने के बाद वो क्या मिला, 2/√g। पहले था 1/√g। ओके, सो यू विल राइट हियर, राइट, जे जो इन्होंने लिखा है वो सही लिखा है। द टाइम पीरियड will increase, it will doubled because t is directly proportional, inversely proportional to gravity. ओके। अब क्योंकि ये सेकंड्स पेंडुलम है, तो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड्स। ठीक है, तो अगर वो डबल हो जाएगा, तो सेकंड्स पेंडुलम का न्यू टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 सेकंड्स। जो 2 सेकंड्स था वो डबल होके क्या बन जाएगा, 4 सेकंड्स। करेक्ट। ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ग्रेविटी 1/4 हो रहा है। अगर ग्रेविटी 1/4 हो रहा है तो टाइम पीरियड डबल हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा जो इन्होंने टेक्स्ट बुक में लिखा है। दैट सेम स्टेटमेंट हैज टू बी लर्नड एंड कॉपीड। ओके, एनी डाउट्स हियर? Now let's do the question number 5 and 7 first because they are similar and easy. 5 and 7 पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन रिमेंबर, डोंट फॉरगेट द फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये ऐसा है ना फॉर्मूला, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो आप। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g। ओके, तो जैसे जैसे सम आया उस हिसाब से उसको यूज करना है, कभी ये या कभी ये। ठीक है। ठीक है। अच्छा, देयर इज अ डाउट सर, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस अगेन, हाउ T1 गॉट 2 सेकेंड्स? T1 2 सेकेंड्स, आपको क्वेश्चन में बोला है कि सेकेंड्स पेंडुलम है। सेकेंड्स पेंडुलम मतलब उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स। और हमने प्रूव कर लिया कि जो भी टाइम पीरियड था वो डबल हो जाता है, तो अगर 2 सेकेंड्स था तो वो 4 सेकेंड्स हो जाएगा। सर, यस। वो अभी ये फिफ्थ वाले में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, वो टी इज इक्वल टू टू पाई जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ वाला, वो वाला। देखो, जब आपको कंपेयर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, कंपेयर वाले, जहाँ पे आपको रेशियो फाइंड करना होता है, ठीक है, हाँ। उन सम्स में आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं होता है। क्योंकि जब आप रेशियो निकालोगे, मतलब दो फॉर्मूलाज को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो उसमें ये सब कैंसिल हो जाता है, सेम सेम चीज कैंसिल हो जाती है।
ओके, जैसे ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगी, अगर ग्रेविटी दोनों की सेम, ग्रेविटी कैंसिल हो जाती है, तो बचता क्या है फिर, सिर्फ टाइम पीरियड बचा और लेंथ बचा। ओके, तो बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप खाली जो उसका रिलेशनशिप है ना उसको लिखो। जैसे यहाँ पे आपको दिया है, कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 मीटर 9 मीटर, मतलब टाइम पीरियड और लेंथ को कंपेयर करना है, तो सीधा इतना ही लिखो, टाइम पीरियड इज रूट एल, ये हमारा रिलेशनशिप है। ठीक है, अब दो टाइम पीरियड को कंपेयर करना है, सो टाइम पीरियड 1 अपॉन टाइम पीरियड 2 विल बी इक्वल्स टू रूट लेंथ 1 अपॉन रूट लेंथ 2। दो टाइम पीरियड मिलेंगे ना आपको, मतलब दो लेंथ दिया है 1 मीटर 9 मीटर, तो उनका टाइम पीरियड भी दो दो मिलेगा। करेक्ट, तो टाइम पीरियड 1 अपॉन टाइम पीरियड 2 इज इक्वल्स टू रूट L1 अपॉन रूट L2। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट करो। L1 क्या है, 1 रूट 1, और L2 क्या है, रूट 9। रूट 1 की वैल्यू 1 होती है और रूट 9 की वैल्यू 3। सो T1 अपॉन T2 क्या मिला, 1/3। समझे, सेम टू सेम क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व होगा, रिवर्स ऑर्डर में नहीं, मतलब सिमिलर तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम। क्या दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ टू पेंडुलम्स आर इन द प्लेस इज 2/1, मतलब टाइम पीरियड आपको पहले से दे दिया है दो पेंडुलम्स का, और वो क्या दिया है, 2/1। ठीक है, आपको पता है टाइम पीरियड्स का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, मतलब टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। करेक्ट, ये आपको पता ही है। सो फर्स्ट टाइम पीरियड फर्स्ट लेंथ, सेकंड टाइम पीरियड सेकंड लेंथ। इस बार टाइम पीरियड ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिख दो, लेंथ नहीं दिया हुआ है, लेंथ को ऐसा ही रहने दो। अब ये रूट साइन अगर हटानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो 2/1 का 4/1 हो जाएगा, और राइट साइड में रूट साइंस हट जाएगी, तो L1/L2 इज 4/1। दैट इज योर आंसर। चलो ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 6 पे। ठीक है, 4 और 6 का क्या है, थोड़ा सा उनकी जो वैल्यूज है वो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, स्कूल में कभी कभी अप्रोक्सीमेशंस करने बोल देते हैं। लेट्स सी, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम। सबसे पहले तो क्या बोला है, लेंथ आपको फाइंड करना है, सो लेंथ आई डोंट नो। सेकंड्स पेंडुलम मतलब जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है। ठीक है, एट अ प्लेस वेयर जी इज 10, तो जी आपको बोला है 10 है। ठीक है, एंड पाई इज 3.14। अब जब पाई की वैल्यू दी है, जी की वैल्यू दी है, सब कुछ दिया है, तो आएगा हमारा बड़ा वाला फॉर्मूला, जी इज रूट टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट L बाय जी। ठीक है, टाइम पीरियड इज 2 seconds। ओके, एंड L इज नॉट गिवन एंड जी इज 10। करेक्ट, टू टू तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा ना।
अगर आप इसको नीचे भी ला सकते हो चाहिए तो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, सो व्हाट विल रिमेन रूट एल बाय 10। करेक्ट। सो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू पाई रूट एल बाय 10। नाउ यू विल स्क्वायर बोथ साइड्स रूट साइन हटाने के लिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, पाई का स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर, और ये हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं मतलब ऐसा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। सो वी आर डूइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, एल बाय 10। दिस इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट एल बाय 10। ठीक है, अब ये 3.14 का जो स्क्वायर है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों के स्कूल में आपको बोला होगा कि 3.14 के स्क्वायर को यू कैन टेक इट एज 10, शायद। एम आई राइट? टीचर्स को तो आई गेस बोला ही है। जिनको अगर नहीं बोला है दूसरे स्कूल को, शिशुवन को या किसी को, तो आपको फिर एक्चुअल में उसका स्क्वायर लेना पड़ता है, और एक्चुअल में उसका स्क्वायर लेके आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। ओके, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट स्कूल वाले जनरली फेवर करते हैं। सो 3.14 का स्क्वायर, अगर आप एक्चुअल में कैलकुलेटर में इफ यू ट्राई 3.14 का स्क्वायर, यू विल गेट 9.85। तो अप्रोक्सीमेटली वो कहते हैं कि आप 10 ले लो उसको। ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाता है, 1 इक्वल्स टू 10 इंटू एल बाई 10। तो ये 10 10 कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया 1 मीटर्स। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मतलब अगर आपको ये वैल्यू नहीं दी है ऐसा, तो मैं ऑल्टरनेट उसका भी आंसर बता देता हूँ। ओके, सो अगर आप एक्चुअल में वैल्यूज पुट करोगे, सो दिस विल बी 9.86 होता है रफली। ओके, एंड देन ये 10 यहाँ पे ऊपर जाएगा, 9.86 नीचे आएगा। ओके, और इसको जब डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द लेंथ एज 1.0141 मीटर्स। ये एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 6 इज एग्जैक्टली सेम। चलो, सो आई डू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो। A pendulum completes 2 oscillations in 5 seconds. ओके, सो 2 oscillations करती है 5 seconds में, तो मतलब 1 oscillation आप ओरली बता सकते हो इट डज इन 2.5 seconds। एक ऑसिलेशन 2.5 seconds में करती है, मतलब जो उसका टाइम पीरियड हुआ वो हुआ 2.5 seconds। क्वेश्चन में जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको बोला है फाइंड द लेंथ। ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी। ओके, सो टाइम पीरियड की जगह पे 2.5, 2 इंटू पाई रूट लेंथ नहीं पता, जी की जगह पे 1 पॉइंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे। ठीक है, तो इससे 2.5 का हो जाएगा 6.25, ये 2 का 4, और ये यहाँ पे 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। सो फिर से अगर अप्रोक्सीमेशंस करोगे तो यू विल टेक 10 ईयर। ओके, और अगर अप्रोक्सीमेशंस नहीं करोगे तो ये आएगा 9.85। ओके, इंटू 4 इक्वल्स 6.25 इंटू एल बाय 9.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6.25
ये 9.8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और ये दोनों नंबर्स जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। ओके, सो 4 × 9.85। ओके, विदाउट अप्रोक्सीमेशन थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा आपको, बट फाइनली यू विल गेट द आंसर इज 1.55 मीटर्स। ओके, अगर अप्रोक्सीमेशन कर लोगे तो एक्चुअली ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो फिर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता।